जब भी हम प्यार या सैक्रिफाइस की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले एक शब्द आता है, वो है माँ। पर आज की जो स्टोरी है, आज का जो केस है, इस केस ने इस शब्द को भी शर्मसार कर दिया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप इस वीडियो को अभी छोड़ करके चले जाएँ, क्योंकि ये वीडियो आपके सेंटिमेंट्स को, आपके इमोशंस को हर्ट कर सकती है। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने रिश्तेदारों को, अपने नज़दीकी लोगों को शक की नज़र से देखने लगें। तो इस वीडियो को अपने रिस्क पर देखें, इस कहानी को अपने रिस्क पर सुनें। ये इंसिडेंट है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव जलगांव का। इसी विलेज का रहने वाला मंगू जब जंगल की ओर जा रहा होता है, तभी उसको जंगल में झाड़ियों में से एक पैर निकला हुआ बाहर नजर आता है। उसको लगता है कि इस रात में जंगल में शायद कोई नशे वगैरह करने के लिए आया था और यहीं पर पी करके सो गया है। लेकिन जैसे ही वो इस पैर के पास पहुंचता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये पैर किसी एक बच्चे का कटा हुआ पैर था। क्लियरली देखने से पता लग रहा था कि ये पैर किसी 12 से 13 साल के बच्चे का ही है। ये देखने के बाद मंगू तुरंत पुलिस वालों को बुला लेता है। अब पुलिस को जैसे ही खबर मिलती है, पुलिस तुरंत उस जगह पर पहुंच जाती है, जिसके बाद वो इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है कि आखिरकार ये सारा मैटर है क्या। लेकिन इसी गांव में एक और फैमिली थी जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली थी। उस फैमिली में 4 लोग थे। चंदू पाटिल, उसकी वाइफ गीता बाई, उनका बेटा मंगेश पाटिल और साथ ही मंगेश की 3 साल की छोटी बहन। इसी फैमिली में जो मंगेश था वो पिछले 2 दिनों से गायब था और इसी के चलते पिछले ही दिन इस कटे हुए पैर के मिलने से एक दिन पहले ही पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई थी। जिसके बाद पुलिस मंगेश को लगातार ढूंढ रही थी, पर मंगेश का कुछ भी पिछले 24 घंटों में पता नहीं लग पाया था। लेकिन जैसे ही पुलिस को ये पैर मिलता है, पुलिस यही सोचती कि शायद ये पैर मंगेश का हो सकता है। इससे पहले कि मैं इस कटे हुए पैर की कहानी में आगे बढ़ूँ, मैं आपको ये बता दूँ कि मंगेश के साथ एक्चुअली क्या हुआ था। असल में 2 फरवरी को मंगेश स्कूल से घर वापस आ रहा था। नॉर्मली जो स्कूल की टाइमिंग 1:30 बजे छुट्टी होती है, उससे मंगेश काफ़ी जल्दी आ गया था, क्योंकि उस दिन हाफ डे था। तो मंगेश बहुत ही गरीब परिवार से आता था, तो उनके घर में टॉयलेट या वॉशरूम नहीं था। तो मंगेश फ्रेश होने के लिए जंगल की ओर पानी लेकर के चल देता है। मंगेश जाने से पहले अपनी माँ को बोलता है, माँ खाना बना करके रखना, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं अभी फ्रेश होकर के आता हूँ। जिसके बाद मंगेश की माँ लगातार इंतज़ार करती रहती है। इंतज़ार करते करते आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा हो जाता है और शाम हो जाती है, पर मंगेश अभी तक वापस नहीं लौटा। अब मंगेश की माँ घबरा करके आसपास लोगों को बताती है। सभी मिल करके मंगेश को ढूंढते हैं, पर मंगेश कहीं भी नहीं मिलता। जिसके बाद थक हार करके उसी रात को मंगेश की फैमिली पुलिस थाने में जाकर के कंप्लेंट लिखवा देती है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि मंगेश अमावस्या की रात को गायब हुआ तो हुआ क्यों। मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस रात 2 फरवरी को मंगेश गायब हुआ, वो रात अमावस्या की रात थी। अब जिस रात को कंप्लेंट लिखाई गई, उस रात से पुलिस अगले दिन तक पूरा ढूंढती रही थी, पर मंगेश का पता नहीं लग पाया था। और इसी बीच सेम गांव से उनको एक बच्चे के कटे हुए पैर की कंप्लेंट मिल जाती है। तो पुलिस को भी पूरा यही शक जाता है कि ये पैर शायद मंगेश का ही हो सकता है। पुलिस वालों के साथ साथ पूरे गांव वालों को भी यही लग रहा था कि ये पैर शायद मंगेश का ही हो सकता है। जब ये बात मंगेश की माँ को पता लगी कि जंगल में पुलिस को एक कटा हुआ 12 साल के बच्चे का पैर मिला है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मंगेश की माँ का रो रो के बुरा हाल था। उनको भी यही लग रहा था कि कहीं मेरे बच्चे के साथ किसी ने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। इधर पुलिस वालों ने भी जंगल में अपनी खोज जारी रखी, ताकि पैर के अलावा शरीर के बाकी हिस्से भी मिल सकें, तो जानकारी और पहचान उस लाश की जा सके। धीरे धीरे करके पुलिस वालों को हाथ, दूसरा पैर, दूसरा हाथ, धीरे धीरे करके उनको पूरी बॉडी मिल जाती है, पर जो चीज़ नहीं मिलती है वो था उसका कटा हुआ सर। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि उस दिन, जिस दिन मंगेश गायब हुआ था, उस दिन अमावस्या की रात थी। अब जब गांव वालों को एक खबर मिलती है कि पुलिस वालों को पूरी बॉडी मिल गई है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ मुंह नहीं मिला, सिर्फ़ और सिर्फ सर नहीं मिला, तो उनको पूरा पूरा ही शक जाता है कि शायद मंगेश की किसी ने अमावस्या की रात में बलि दे दी है, क्योंकि महाराष्ट्र के छोटे मोटे गाँव में ये चीज़ें बहुत ही कॉमन है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि उस गांव में ये बलि का कल्चर बहुत ही ज़्यादा कॉमन था। और मौनी अमावस्या की रात तो और ज़्यादा बलि देना लाभदायी होता है, ऐसा उन लोगों का मानना था। ये अमावस्या की रात पूरे 27 साल बाद आई थी। और ऐसा भी माना जाता है कि इस टाइम पे ब्लैक मैजिक, काला जादू, ऐसी चीज़ें अपने चरम सीमा पर होती हैं। और उस टुकड़े टुकड़े मिले लाश को देख करके यही लग रहा था कि उसका इस्तेमाल किसी ने बलि देने के लिए ही किया है। तो अब गांव के जो लोग थे, उनमें काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मच जाता है। अब गांव के लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल जाने से भी मना कर दिया था। सभी लोग अपने बच्चों को घर के अंदर ही रखा करते थे, स्पेशली नवजात से लेकर के 15 साल के बच्चों को। सबको ये डर था कि जो भी इंसान ये चीज़ें कर रहा है,
शायद अगली बारी उनके बच्चे की भी हो सकती है, इसीलिए सभी सतर्क थे। अब क्योंकि ये अफ़वाह इतनी ज़्यादा सीरियस हो गई थी, पूरे गाँव वालों ने अपने बच्चों को स्कूल ट्यूशन भेजना बंद कर दिया था। तो वहाँ के प्रशासन को इस चीज़ के बारे में पता लगा, तो पुलिस के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था कि जल्दी से जल्दी इस केस को सॉल्व करो और बच्चों का स्कूल फिर से चालू करवाओ, क्योंकि इससे बच्चों का और स्कूल का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था। इधर पुलिस ढूंढ के जंगल में परेशान हो गई, लेकिन कहीं भी उस लाश का पुलिस को सर नहीं मिल रहा था। अब क्योंकि जंगल काफ़ी बड़ा था और उस जंगल में कई जानवर भी रहा करते थे, तो पुलिस वालों ने सीआरपीएफ के स्क्वाड्स वगैरह को भी बुला लिया। अब पूरे जंगल में छानबीन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। अब पुलिस वालों को ये भी लग रहा था कि शायद उसके सर को कोई जंगली जानवर खा गया होगा, पर यहीं पे ये बात भी थी कि अगर जानवर सर को खा सकता है तो बाकी बॉडी पार्ट्स भी खा सकता था। और क्योंकि वो जो बॉडी है उसको कटे हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी, तो सिर्फ सर का गायब होना थोड़ा अजीब था। अभी तक मंगेश की फैमिली को शायद यही लग रहा था कि शायद उनके बेटे की या तो किसी ने बलि दे दी है, या किसी ने किडनैप कर लिया है, या उनका बेटा खुद से अपनी मर्ज़ी से कहीं चला गया है। क्योंकि अक्सर मंगेश अपनी फैमिली वालों से छोटी-छोटी चीज़ों के लिए लड़ता रहता था, ज़िद करता रहता था, तो उसको घर वालों से अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। मार-पिटाई, डाँट, इन सब से मंगेश काफ़ी ज़्यादा परेशान था। हालाँकि उसकी उम्र 12 साल थी, पर फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंटल था अपने पेरेंट्स के साथ। सभी गाँव वालों का यही कहना था कि वो जो बॉडी है वो मंगेश की ही है, लेकिन मंगेश की माँ इस बात को मानने के लिए राज़ी नहीं थी कि ये बॉडी मंगेश की हो सकती है। उसको कहीं न कहीं ये उम्मीद थी कि मंगेश शायद कभी न कभी ज़िंदा वापस मिल ही जाएगा। वो शायद नाराज़ होकर घर से भाग गया है, उसकी माँ को यही लग रहा था अभी तक। पुलिस को अब तक 12 दिन जंगल में हो चुके थे, लेकिन अभी तक पुलिस वालों को उस बॉडी का सर नहीं मिला था। लेकिन पुलिस को एक चीज़ मिली थी, वो थी उस लाश के कपड़े। जी हाँ, जब पुलिस को सारे बॉडी पार्ट्स एक-एक करके मिलना शुरू हुए थे, तो उनको उन बॉडी पार्ट्स पे कोई भी कपड़ा नहीं मिला था। लेकिन वो कपड़े अलग से उतार के फेंके हुए उनको मिले थे जंगल में। अब यहाँ से पुलिस को ये भी शक जाता है कि शायद जानवर इस कपड़े को खून की स्मेल से यहाँ से वहाँ करके ले गए होंगे। लेकिन जब बॉडी पार्ट्स वहीं पे हैं, तो फिर कपड़ों का अलग मिलना कैसे हो सकता है? अब पुलिस ने सबसे पहले उन कपड़ों को उठा कर के मंगेश के घरवालों को बुलाया और उनसे कंफर्म करवाया कि ये क्या ये कपड़े आपके बेटे के हैं। अब ये देखने के बाद मंगेश की माँ कंफर्म कर देते कि हाँ, ये कपड़े उन्हीं के बेटे के हैं। उस दिन जिस दिन मंगेश फ्रेश होने के लिए गया था, उस दिन मंगेश ने यही कपड़े पहने थे। और ये बात पुलिस को कंफर्म कर देती है कि शायद ये बॉडी मंगेश की ही है। अब मंगेश के घरवालों का हाल बहुत ज़्यादा बुरा हो गया था। उसकी माँ का रो-रो के यहाँ पे बुरा हाल था। उसकी माँ को इस बात की कन्फर्मेशन मिल चुकी थी कि ये जो बॉडी है ये मंगेश की ही है। पर फिर भी पुलिस 100% श्योर होना चाहती थी, तो पुलिस ने अब फाइनली मंगेश की माँ और उस मिली हुई बॉडी का डीएनए टेस्ट करवाया। तो डीएनए टेस्ट में भी ये बात साबित हो गई कि ये बॉडी मंगेश की ही है। पुलिस को हालाँकि ये कदम बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। पुलिस ने कोशिश भी की थी कि डीएनए टेस्ट एक बारी करा लिया जाए, लेकिन मंगेश की माँ इस बात के लिए कतई राज़ी नहीं थी कि ये बॉडी मंगेश की ही हो सकती है। इसीलिए अभी तक उसका डीएनए टेस्ट नहीं हो पाया था। लेकिन कपड़े मिलने के बाद जब डीएनए टेस्ट करवाने के लिए उसकी माँ राज़ी हुई, मंगेश की माँ, तो ये बात कन्फर्म हो गई। अब यहाँ पे मंगेश की माँ ने वो खोया जो उसकी ज़िंदगी थी, उसका बेटा। जिस दिन ये बात कन्फर्म हो गई कि ये बॉडी मंगेश की ही है, उस दिन मंगेश के घरवालों के सिर के ऊपर पहाड़ टूट चुका था। सब कुछ होने के बाद मंगेश के घरवालों को उनके घर भेज दिया जाता है। घर पे जाने के बाद मंगेश की माँ खुद को आग लगा कर के मारने की कोशिश करती है। अचानक मंगेश की माँ ने अपने कमरे की कुंडी लगा ली। कुंडी लगाने के बाद उसने खुद को फंदे से लटकाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि वो घर मिट्टी का था, तो सभी घरवाले उस दीवार को तोड़ करके मंगेश की माँ को ऐसा करने से रोक लेते हैं। मंगेश की माँ का और उसकी फैमिली का इतना बुरा हाल देख कर के सभी गाँव वालों को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो सभी गाँव वाले मिलकर इस बात को तय करते हैं कि हम भी जल्द से जल्द मंगेश की सर को खोजने की कोशिश करेंगे और इस बात का पता लगाने में कि इसका ये हाल किसने किया, पुलिस वालों की हेल्प करेंगे। अब पुलिस ने भी बॉडी को आइडेंटिफ़ाई करने के बाद सर्च ऑपरेशन को और तेज़ कर दिया। सबसे पहले पुलिस वालों ने आइडेंटिफ़िकेशन वाले डॉग्स, जर्मन शेफ़र्ड वगैरह को जंगल में बुलाया। अब पुलिस वालों ने उन कुत्तों को मंगेश के कपड़े सुंघा करके जंगल में खुला छोड़ दिया। वो सभी के सभी कुत्ते उसको स्मेल करने के बाद वहाँ से भाग करके सीधा मंगेश के घर की ओर भागे। पुलिस वालों को लगा कि शायद मंगेश की कपड़ों की स्मेल से ये मंगेश के घर बार-बार जा रहे हैं। जिसके बाद पुलिस ने इस सेम प्रोसेस को काफ़ी बार रिपीट किया, लेकिन हर बार जो कुत्ते थे वो मंगेश के घर ही जा रहे थे। पुलिस वालों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करें तो करें क्या?
अब तक इस केस को 29 दिन हो चुके थे और पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। गांव वाले भी काफ़ी ज़्यादा पुलिस से गुस्सा थे क्योंकि बात गांव के बच्चे पे थी। अब पुलिस ने गांव में सीसीटीवी कैमरा की खोज चालू की, कहीं पे कोई सीसीटीवी कैमरा मिल जाए तो शायद कुछ पता लगाया जा सके, क्योंकि अब तक पुलिस को एक लीड तो मिल चुकी थी कि ये जो बॉडी है वो मंगेश की है। तो पुलिस वाले मंगेश के घर के आसपास से शुरू करते हैं। वहाँ पे मंगेश के घर के पास पोल था, उस पोल पे कैमरा, सरकारी कैमरा लगा हुआ था। अब पुलिस ने उस कैमरे से 1 फरवरी दोपहर 12 बजे से सारी फुटेज निकालना चालू कर दिए। पुलिस को पूरी पूरी उम्मीद थी कि शायद उनको इस सीसीटीवी फुटेज से कुछ ना कुछ तो मिलेगा। पुलिस को ऐसा कुछ मिला भी। पुलिस वालों ने देखा कि उस वीडियो में एक भिखारी घूम रहा था, जो कि अमूमन लोगों से पैसे और खाने की मांग कर रहा था। लेकिन उसके पास एक बैग भी था जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा भारी लग रहा था। अब पुलिस को कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि शायद इसी बैग में मंगेश था। जिसके बाद पुलिस ने आसपास इस भिखारी की खोज करना चालू की। अंत में पुलिस ने उस सीसीटीवी कैमरे से उस भिखारी की फ़ोटो निकाल करके और उन सभी घरों के लोगों को बुलाया जिन घरों पे वो भिखारी भीख मांगने गया था। इन सभी को इकट्ठा करके पुलिस वालों ने एक स्केच तैयार करवाया और इस भिखारी का स्केच पुलिस वालों ने पूरे के पूरे गांव में लगा दिया। ये और नीचे ये हेडलाइन डाल दी कि जो भी इसके बारे में बताएगा उसको 10,000 रुपये का इनाम मिलेगा। ये सब पुलिस अपनी ओर से कर रही थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी पुलिस वाले उस भिखारी को नहीं ढूंढ पाते हैं। अब पुलिस फिर से बहुत ज़्यादा परेशान होगी, वो करे तो करे क्या। घूम फिर के पुलिस वापस ज़ीरो पे आ जाती थी। उनको कोई एक नई लीड मिलती थी लेकिन उससे कुछ भी नया नहीं मिल पाता था। उनको मंगेश की बॉडी तो मिल गई, लेकिन मंगेश का ये हाल किसने किया अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। अब पुलिस वाले क्योंकि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे तो सभी ने मिलकर के एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की। उस मीटिंग में डिस्कस हुआ कि हम गलती कर कहाँ रहे हैं। उन्होंने शुरू से शुरू किया। तो शुरुआत होती है जब उन्होंने जंगल में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। तो जब उन्होंने सर्च ऑपरेशन में कुत्ते छोड़े थे तो कुत्ते बार बार मंगेश के घर की ओर जा रहे थे। पुलिस वालों ने पूरे गांव को छान लिया, पूरे जंगल को छान लिया, लेकिन अभी तक एक जगह नहीं गए, वो है मंगेश का घर। तो इस बार पुलिस ने कोशिश की कि वो जा कर के मंगेश के घर को अच्छे से छानबीन कर सकें। ऐसा किया भी, लेकिन पुलिस को मंगेश के घर से भी कोई सुराग नहीं मिलता है। जिसके बाद पुलिस ने मंगेश के नेबर से पूछताछ करना शुरू कर दिया। जब पुलिस ने इन लोगों से पूछना चालू किया तो इन लोगों ने बताया कि एक लड़का है जो इनके घर पे फ्रीक्वेंटली आया जाया करता है। ऐसे तो इनकी किसी से भी अनबन या कोई झगड़ा नहीं था, क्योंकि मंगेश के घर वाले बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। तो वो सबसे प्यार से ही बात करते थे, प्यार से ही रहा करते थे और किसी से लड़ाई झगड़ा उनका कभी नहीं हुआ था, ना किसी से उनका कोई लेन देन था। अब पुलिस को एक बात क्लिक कर जाती कि वो लड़का था कौन जो बार बार आया जाया करता था, क्योंकि वो लड़का इनके फैमिली में से नहीं था। अब जब पुलिस इस लड़के के बारे में पता लगाना शुरू करती है तो पता लगता है कि ये लड़का था समाधान पाटिल। अब पुलिस को लगा कि शायद उनको समाधान पाटिल से कुछ ना कुछ लीड मिल जाए। पुलिस ने फटाफट से समाधान को उसके घर से उठाया और थाने में ले आई। जब पुलिस वालों ने समाधान पाटिल से पूछताछ करना शुरू किया तो वहाँ पे एक अलग कहानी निकल के सामने आती है। असल में जो मंगेश के माँ और बाप हैं वो समाधान पाटिल के अपने सगे मामा मामी लगते हैं। जब पुलिस ने समाधान पाटिल से इस बात को पूछा कि तुम बार बार मंगेश के घर क्या करने जाया करते थे, तो मंगेश ने एक ही बात कही कि ये दोनों मेरे मामा मामी लगते हैं, मैं इनके घर क्यों ना आऊँ। और ये जो समाधान पाटिल है इसके माता पिता मुंबई शहर में कमाने के लिए गए हुए थे, तो ये अपने गाँव में अकेले रहा करता था। तो इसने भी शिफ्ट होकर के अपने मामा मामी के बगल वाले घर पे ही रहना शुरू कर दिया था। तो ऑब्वियस सी बात थी कि अगर कोई रिश्तेदार आपके घर के आसपास रहता है तो उनका आना जाना लगा रहता है। और ये बात पुलिस को भी बिल्कुल नॉर्मल लगी। अब पुलिस ने समाधान को भेज तो दिया लेकिन समाधान पे नज़र रखना नहीं छोड़ा। जब पुलिस समाधान पाटिल पे नज़र रख रही थी तो पुलिस ने एक बात नोटिस की कि समाधान पाटिल मंगेश के घर तभी आया जाया करता है जब उसके घर पे कोई नहीं होता, जब मंगेश के पापा घर पे नहीं होते थे, यानी कि दद्दू पाटिल। जब भी वो घर से बाहर जाया करते, इधर मंगेश घर के अंदर आ जाया करता। अब ऐसे समय में अपनी मामी के पास जाना जब वो अकेली है, ये चीज़ पुलिस को थोड़ी अजीब लगती है। अभी तक पुलिस को सिर्फ शक था तो पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। पुलिस थोड़ा और दिन रुकती है और ध्यान से इसको देखने लगती है। अब कुछ दिन तक और देखने के बाद पुलिस फिर से समाधान पाटिल को उसके घर से उठा लेती है और इस बार पुलिस ने समाधान पाटिल से प्यार से नहीं बल्कि मार से पूछताछ करना चालू किया। समाधान पाटिल के साथ सख्ती से पेश आने के साथ साथ पुलिस वालों ने एक झूठ का सहारा भी लिया। उन्होंने समाधान पाटिल से कहा कि हम सारी सच्चाई जान चुके हैं, या तो तुम खुद बता दो या हमने बताना शुरू किया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा।
अब समाधान परेशान होके पुलिस वालों को सब कुछ बताना शुरू कर देता है। अब समाधान जब एक-एक करके अपने सारे राज़ खोलता है, सब कुछ बताता है कि क्यों वो बार-बार अपनी मामी के घर तभी जाया करता था, जब उसकी मामी अकेली रहा करती थी। जब उसने पूरा सच पुलिस वालों को बताया, तो पुलिस वालों का सर घूम गया। समाधान बताना शुरू करता है कि वो अपने मामा के घर बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जाया करता था और समाधान पाटिल जब भी अपने मामा के घर जाया करता था तो अक्सर उसकी मामी अकेले ही मिलती थी, क्योंकि समाधान पाटिल को नाइट का काम करना होता था। तो समाधान पाटिल जब भी अपनी मामी के घर जाता था वो दिन में ही जाता था। अब दिन के वक्त तक समाधान पाटिल की मामी ही अकेली मिलती थी, क्योंकि दोनों बच्चे स्कूल जाया करते थे और समाधान पाटिल के मामा वो अपने काम पे निकल जाया करते थे। अब समाधान पाटिल के लगातार आने जाने से उन दोनों के बीच दोस्ती बढ़ जाती है और इस दोस्ती में कब प्यार का रंग आ जाता है उनको पता ही नहीं लगता। ये चीज़ इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। समाधान पाटिल जब भी मौका देखता मामी के घर चले जाया करता, जब भी अपनी मामी को अकेला देखता उनके घर चले जाया करता। कभी कभार तो ऐसा होता था कि वो अपनी मामी को ही किसी न किसी बहाने से अपने घर बुला लिया करता था और इस चीज़ से समाधान पाटिल की मामी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब ऐसा करते करते उन लोगों को काफ़ी दिन हो गए थे। अब ऐसा करते-करते समाधान पाटिल और उसकी मामी को काफ़ी दिन बीत गए थे। एक दिन अचानक समाधान पाटिल का फ्रेंड रविंदर समाधान पाटिल के घर आता है। अब समाधान पाटिल अपने दोस्त को ये चीज़ें बताना शुरू करता है कि कैसे-कैसे वो अपनी मामी के साथ इंटीमेट होता है, कैसे उसने ये सारी चीज़ें शुरू की। अब ये सब सुनने के बाद समाधान पाटिल का दोस्त रविंदर भी इस चीज़ की माँग करने लगता है। वो कहता है कि तुमने मुझे अब सारी कहानी बता दी है, तुम मुझे भी अपनी मामी से मिलवाओ। जब समाधान के दोस्त रविंदर ने इस बात की मांग की तो इस बात से समाधान को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसने कहा ठीक है, मैं अपनी मामी से पूछ के तुमको बता दूंगा। अब समाधान अगले दिन अपनी मामी के घर जाता है, जाकर के उनसे सारी बातें डिस्कस करता है। शुरू-शुरू में तो समाधान की मामी मना करती है, लेकिन बाद में समाधान अपनी मामी को ब्लैकमेल करके किसी तरीके से राज़ी कर लेता है। अब समाधान पाटिल की मामी मजबूरन ये काम करने लगी। कभी समाधान पाटिल तो कभी उसका दोस्त बारी-बारी उसकी मामी के साथ इंटीमेट हुआ करते थे। अब मंगेश की माँ के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, वो इनके जाल में फँस चुकी थी। जब भी वो ये सब करने से मना करती, तो समाधान पाटिल और उसके दोस्त उसे ब्लैकमेल किया करते। मंगेश की माँ के पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। ऐसे करते-करते 2 फरवरी का दिन आ जाता है। इस दिन समाधान पाटिल और उसका दोस्त रविंदर अपनी मामी के घर चले जाते हैं। अब क्योंकि उस दिन मंगेश का हाफ डे था, तो मंगेश अचानक से घर में आ जाता है। अब क्योंकि घर के दरवाजे में कुंडी नहीं थी, सिर्फ़ एक पर्दा लगा हुआ था, तो मंगेश अचानक से घर में घुस जाता है। घर में घुसने के बाद वो चीज़ देखता है, जिसे देख कर के वो शॉक्ड हो जाता है। अब इससे पहले कि मंगेश कुछ बोल पाता, राजेंद्र ने पास में पड़े एक लकड़ी के टुकड़े को उठाया और उसको मंगेश के सर पे मार दिया, जिसके बाद मंगेश वहीं पे बेहोश होकर के गिर जाता है। आप इनकी दरिंदगी देखिए, कैसे एक 12 साल के बच्चे के साथ ये क्रूरता दिखाना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही मंगेश की माँ देखती है कि उसका बेटा ज़मीन पे गिर गया है, मंगेश की माँ रोती भी लगती है और तुरंत मंगेश को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है धीरे-धीरे मंगेश की साँसें कमज़ोर हो रही थी। मंगेश साँसें लेना बंद कर चुका था। अब मंगेश की माँ की आँखों से आँसू टपकना शुरू हो जाते हैं। अब मंगेश की माँ गुस्से में रविंदर पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती है कि उसने उसके बेटे के साथ ऐसा क्यों किया। तो रविंदर और उसका दोस्त समाधान पाटिल दोनों मिलकर के मंगेश की माँ को समझाना शुरू करते हैं कि ये करना ज़रूरी था। अगर ये चीज़ कहीं बाहर जा कर के बता देता तो प्रॉब्लम हो जाती। धीरे-धीरे करके मंगेश की माँ को रविंदर और उसका दोस्त समाधान पाटिल समझा देते हैं और सभी मिलकर ये सोचना शुरू कर देते हैं कि उन्होंने मंगेश को मार तो दिया, अब इस चीज़ को बाकी गाँव वालों और मंगेश के पापा से छुपाएँ कैसे? तो सब मिल के इस बात को फ़िगर आउट करना शुरू कर देते हैं कि इस बॉडी का किया जाए। तो उनके दिमाग में आता है कि जैसा कि आज की रात मुनि अमावस्या की रात है और इस दिन काला जादू हुआ करता है, तो उन लोगों के दिमाग में यही आता है कि हम इसकी बॉडी को टुकड़े-टुकड़े काट करके जंगल में फेंक देते हैं और इसके सर को पास की नदी में बहा देते हैं। अब प्लान के अनुसार इन तीनों ने मंगेश के टुकड़े करना शुरू कर दिए और शॉकिंग बात यह है कि मंगेश की माँ इनका इन सभी चीज़ों में साथ दे रही थी। इधर रविंदर और समाधान पाटिल मंगेश के टुकड़े कर रहे थे, उधर मंगेश की माँ उनके फैलाए हुए गंद को साफ कर रही थी। हैवानियत की हद पार करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसीलिए मैंने शुरू में ही आपको कहा था कि इस इंसिडेंट ने माँ के रिश्ते को भी शर्मसार कर दिया है, क्योंकि किसी की माँ अपने ही बेटे के साथ ऐसा
कैसे कर सकती है? माँ का प्यार, ममता, ये सारी चीज़ें कहाँ गई? सोचने वाली बात है। हम मान सकते हैं कि रविंद्र ने उस वक्त मंगेश को गुस्से में मार दिया हो, लेकिन उसके बाद ये सारी चीज़ें करना इंटेंशनल था। और इन सब में मंगेश की माँ का साथ देना बहुत ज़्यादा शॉकिंग। जब पुलिस इन सभी चीज़ों को सुनती है तो उनके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब पुलिस फटाफट जाती है मंगेश की माँ को उठाने के लिए। तो यहाँ पे पता लगता है कि मंगेश की माँ गायब है। पिछली रात से ही मंगेश की माँ का कोई पता नहीं है। अब पुलिस मंगेश की माँ को खोजना शुरू करती है। खोजते खोजते उन्होंने पूरा गांव खोज लिया, लेकिन मंगेश की माँ का कहीं पता नहीं लगता है। एंड में पुलिस को लगता है कि शायद पकड़ने के डर से मंगेश की माँ गांव छोड़ करके भाग गई है। लेकिन अगले दिन फिर खबर आती है किसी औरत की लाश जंगल में पड़ी हुई है। अब पुलिस जाती है तो दिखता है कि ये लाश मंगेश की माँ का ही है। शायद मंगेश की माँ अपने किए हुए कांड को लेकर के काफ़ी ज़्यादा शर्मसार थी। उसे इस बात का डर था कि अगर सबको पता लगेगा कि उसने क्या किया है तो समाज वाले उसे ज़िंदा रहने नहीं देंगे, उसका बहुत ज़्यादा बहिष्कार करेंगे। ये सारी बातें सोच करके शायद मंगेश की माँ ने खुद को ख़त्म करना ही बेहतर समझा। अब यहाँ पे दाद देनी होगी पुलिस की, जिसने काफ़ी होशियारी से काम किया और एक एक करके छोटे से छोटे सुराग का पता लगा करके एंड तक इस केस को सॉल्व किया। मंगेश के साथ जो हुआ वो काफ़ी ज़्यादा दुखद था। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को भी इमोशनली हर्ट करना नहीं है, बल्कि सभी को सतर्क करना है। आज के लिए सिर्फ यही। मिलेंगे आपसे कल की नई स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद।